आप देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया। अभी हमारे साथ हम इटावा में हैं। हमारे साथ एक स्थानीय टीम है डॉक्टरों की जो गांव-गांव जाकर सैंपलिंग करती है। हम उनसे बात करेंगे कि इन डॉक्टर्स को सैंपलिंग लेने में ग्रामीण स्तर पे क्या दिक्कतें आती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं। तो आपका स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अपने परिचय से थोड़ा बताइए कि ग्रामीण स्तर पे आप पिछले 1 साल से लगातार सैंपलिंग लेने का काम कर रहे हैं। आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी भी है। थोड़ा अपने परिचय से बताइए कि क्या चुनौतियां आ रही हैं, आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार कुशवाहा है और मैं इस टाइम जो हूँ एमएमयू कोविड सैम्पलिंग टीम में काम कर रहा हूँ। और जैसा हम लोगों को सबसे पहले जो समस्या आ रही है कि हम लोग जब गांव में जाते हैं तो अभी जो पिछले 1-1.5 महीने का जो अंतराल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोग शायद जो मृत्यु हो रही हैं उनसे डरे हुए हैं। हम लोगों को देख के लोगों को लगता है कि टीका लगाने वाले लोग आ गए हैं। सबसे पहली समस्या यही आती है कि वो हम लोग को समझते हैं कि हम वैक्सीन लगाने वाले आ गए। उसके बाद हमसे बात ही नहीं करना चाहते, हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, सीधे लड़ाई पे उतार हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम केवल जांच करने आए हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, तुम सुई लेके आए हो और उसमें सुई भी होगी और वो हमें लगा दोगे और हम अभी शाम तक मर जाएंगे। इस तरीके का उनका प्लान। लोगों में ये अवधारणा क्यों बनी? हमने कई लोगों से बात की, लोग लगातार हमें यही बता रहे हैं कि टीका लगने से हमारी मौतें हो रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब टीकाकरण बहुत तेज़ी से हुआ, ये शायद तारीख 11-12 तारीख रही होगी अप्रैल महीने की। तो उस दौरान से जब टीकाकरण बहुत तेज़ी से हुआ है और उसी दौरान ये कोरोना की लहर भी ज़्यादा आई है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जिन जिन लोगों को टीके भी लगे हैं और वो और उनके साथ में अन्य लोग भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरोना बीमारी से संक्रमित हो गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। तो लोगों को ये लगा है कि ये लोग टीका लगने से करते हैं। शायद ये मेरा मानना है, वजह कुछ और भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें ज़रूर सामने आई हैं कि एक लोग शहर गए, वहाँ पे टीका लगवाया, हो सकता है कि वहाँ वो कोरोना से भी संक्रमित हो गए और 2-3 दिन में शायद उनकी डेथ हो गई हो, ऐसी तरीके की चीज़ें रही हों। तो मुझे लगता है कि एक लोगों के दिमाग में सीधे धारणा बन गई कि नहीं, जो है उनकी डेथ टीका लगने से हुई है। इसलिए और मैं इस पर कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस भी गांव में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं वहाँ पे केवल एक ही कहानी सुनने को मिलती है कि बगल वाले गांव में 2 भाई एक साथ टीका लगवा के आए और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि भाई हम लोग जिस गाँव में भी गए हैं उस गाँव में बगल वाले गाँव की 2 भाइयों की कहानी जरूर सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भ्रांति वाली बात है जो बहुत तेज़ी से फैली है। और कुछ बदकिस्मती रही हम लोगों की, दुर्भाग्यशाली रहे हम लोग इस पूरे 1 महीने के दौरान में कि हमारे पास में कुछ सुविधाओं का अभाव था, चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हो पा रही थी। किस तरह की सुविधाओं का अभाव था? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग जो पुराना कोरोना काल चल रहा था, हम लोग 1 साल हम लोगों को हो गया था, जैसे हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे। लगातार सैंपलिंग करना, गाँव में जाना, घर में जाना। पर्टिकुलर हम लोग अक्सर होता यह है कि चिकित्सा अधिकारी को लोग समझते हैं कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे, इलाज करवाएंगे। एक जगह पर बैठ के एक चिकित्सा अधिकारी 100 मरीजों को देख सकता है, लेकिन हम लोगों को ये काम दिया गया कि आप घर घर जाके काम कीजिए। तो इस पूरे कार्यप्रणाली के दौरान हम लोग बहुत थक चुके थे और शायद मुझे लगता है ऐसे ही पूरा सिस्टम में रहा होगा, सभी जगह सिस्टम में रहा होगा कि सभी लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से थक चुके थे और लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो चुका है। मुझे लगता है शायद हम लोगों की ये गलती रही होगी कि जो कोरोना खत्म हो गया, यही चीज़ सभी जगह थी। सुविधाओं को हटा दिया गया था, चीज़ों को ख़त्म करने लगे थे, लोगों की संख्या कम करने लगे थे, जो हमारी मैन पावर थी उसको कम होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा कोरोना ने उठाया और अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आ गई। हमारे पास उस टाइम संसाधन भी पूरे तरीके से तैयार नहीं थे, जन संसाधन नहीं थे। और हम जाँचों की बात करेंगे तो जाँचें भी उस स्तर से कमी हो गई थी। लैब में लोगों की कमी हो गई थी, मैन पावर की कमी हो गई थी, टोटल टारगेटिंग सैंपलिंग जो थी वो भी कम हो गए थे। सरकार पिछले कई महीनों से जो अपने कार्यक्रम चला रही थी, जिसमें हम बात करेंगे कि अपना होली के दौरान उसका स्पेशल कैलेंडर आया था कि हमें इन चीज़ों की जांच करनी है, टारगेटेड सैंपलिंग की जांच करनी है। दिवाली पे भी एक टारगेटेड सैंपलिंग का आया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा होगा जो कि कोरोना से संक्रमित रह पाए। हर एक जगह से हमने ढूंढ के कोरोना को निकाल दिया था, लेकिन अचानक से वो सब कुछ खत्म होने के बाद में ये स्थिति थी कि अब हमें कोरोना बचा ही नहीं है, कोरोना खत्म हो गया है। मतलब हम लोगों को भी महसूस होने लगा था। तो टारगेटिंग सैंपलिंग खत्म हो गई थी और केवल हम लोग जहाँ पे केस मिलते थे या पर्टिकुलर किसी भी एरिया से पर्टिकुलर स्लम एरिया को अपने आप डिसाइड करते थे और उसको करके लाते थे। तो वहाँ पे कोई केस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से शायद सारी चीज़ें एक साथ शुरू हुई और मैन पावर में एक साथ कमी हुई, संसाधनों में एक साथ कमी हुई और उसके बाद में एक बहुत बड़ी जो ये महामारी थी वो फैल गई पूरे तरीके से। और जो उससे मौतें होने लगी उससे मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोग भी डरे हुए थे। अचानक से सभी चिकित्सक पॉजिटिव रहने लगे।
हम लोग लिस्ट देखते थे तो पर डे कम से कम 40 से 50 डॉक्टर संक्रमित निकलते थे, 400 की लिस्ट हुआ करती थी। तो ये बहुत ही डरावना था क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे उस टाइम। तो स्थितियाँ ये थी कि हमारे पास में जो जरूरत की सामग्री होती है, 95 मास्क होते हैं, सैनिटाइजेशन वगैरह होता है, वो भी उतना मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम लोग लगभग ख़त्म समझ चुके थे। तो और अचानक से सरकार को व्यवस्था करनी पड़ी, तो एक बहुत बड़ा काम था और पूरे सभी जिलों में एक साथ करना पड़ा, तो वो बहुत बड़ा काम था। एक समस्या इसमें और आई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें हुआ ये कि अचानक से उस दौरान जो इस बार का कोरोना था उसमें कुछ लक्षण अलग टाइप के दिखे कि अचानक से अगर हम ब्लड की टेस्ट करवाते थे तो टाइफाइड बुखार निकलता था और प्लेटलेट डाउन निकलती थी। तो अमूमन लोगों को ये लगा कि इन्हें टाइफाइड हो गया है या फिर इन्हें डेंगू हो गया है। गांव के झोला छाप डॉक्टरों ने कस के एकदम बहुत ही बुरी तरीके से सभी लोगों का इलाज करना शुरू किया। हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थिति बनी हुई थी कि गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी, तो लोगों को लगा कि गेहूं की फसल कटवाने से हमें डायरिया हो गया है। तो तीनों बीमारियां कोरोना के लक्षण थे, लेकिन लोगों ने किसी को डायरिया समझा, किसी को टाइफाइड समझा, किसी को डेंगू समझा और उसका इलाज करवाते रहे। लगातार बोतलें चढ़ती रहीं। इसी का परिणाम ये मिला कि आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में लोग अक्सर गांव वाले जो लाल नीली पीली गोलियां खरीद के ले आते थे, वो गोलियां खत्म हो गई। और किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप अगर पैरासीटामोल 650 mg भी मांगेंगे तो वो भी नहीं मिलती थी। तो ये बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही अजीब टाइप की स्थिति थी और इसके लिए हम फिर क्या कर सकते थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें रही, लोगों में डर वगैरह लगातार बना रहा और वो डर का ही हमें लगता है हमें आज भी नुकसान होता है कि हम लोग आज भी जाते हैं तो सबसे पहले लोग समझते हैं कि वैक्सीन टीका लगाने आए हैं और लोगों को मनसा ये है कि शायद हम लोग उन्हें मारना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों मारना चाहते हैं, तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चिकित्सक कभी भी किसी की बुराई चाहेगा। हम लोग अपनी पूरी जी जान के साथ में लगे हुए रहते हैं, 1 साल से हम लोग लगे हुए हैं और लगातार सेवा करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग फिर भी इसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी वजह मुख्य क्या है, ये तो वो लोग खुद बता सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? प्रभात पुष्कर, लेवल असिस्टेंट, जी जी। कोविड सैम्पलिंग टीम। अच्छा, बताइए थोड़ा पुष्कर जी कि आपका क्या अनुभव रहा है इस सैम्पलिंग के दौरान? 1 साल आप लगातार, और आपका काम तो सबसे जोखिम भरा है, आप सैम्पलिंग लेते हैं, तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या चुनौतियां रही हैं आपके सामने? जैसे गांव में ये टेस्ट करने जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये वैक्सीन लगाने आए हैं और लोग डरे हुए हैं कहीं वैक्सीन ना लगा दें जिससे हमारी डेथ हो जाए। और लोग यही समझते हैं कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। और गांव में जब जाते हैं तो कोई सैंपल देने को तैयार नहीं होता है। आशा बहन जी आती हैं, जैसे बुलाने जाती हैं तो उनको भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और लोग बाग मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। एक हमारा साथी था यहाँ सिंडोस में, उसको लाठी डंडों से मारा भी बेचारे को, LT और बाडवाए था, उसके निशान भी पड़ गए थे पीठ पे। तो ये है, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं सैंपलिंग कराने के लिए गाँव में। उनमें सिर्फ टीका का खौफ है जी, ठीक। वो समझ रहे हैं कि वैक्सीन ये लोग लगाने आए हैं जिससे डेथ हो रही है, तो हम ये जांच भी नहीं करवाएंगे और टीका भी नहीं लगवाएंगे। क्या आप लोगों को कुछ टारगेट है कि आपको दिन की कितनी टीकाकरण करने हैं, कितनी सैंपलिंग लेनी है, ऐसा कुछ टारगेट टीम का रहता है? टारगेट तो है पर नहीं करवा रहे हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जितनी भी सैंपलिंग हो जाए। कितनी दिन में हो जाती है सैंपलिंग लगभग? जी, एक दिन में कितनी सैंपलिंग ले लेते हैं? टारगेट तो 100 RT का 100 एंटीजन का है, लेकिन जो भी हो जाती है 50 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक चीज़ मुझे और लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस बारे में थोड़ा सा पीछे रह गए कि हम लोग 1 साल के सफ़र में लोगों को ये समझाने में सफल नहीं हो पाए कि कोरोना की जांच होगी और जांच के बाद में आपको कोरोना पॉजिटिव निकाल देंगे और उसके बाद आपको उठा ले जाएंगे और उसके बाद आपको कहीं भर्ती कर दिया जाएगा किसी हॉस्पिटल में और उसके बाद में आपको कोई इंजेक्शन लगा के मार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये विचार जरूर आया कि जैसे ही हम पॉजिटिव निकलेंगे हमें तुरंत यहाँ से कोई टीम आएगी और उठा ले जाएगी। हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं भाई कहीं जगह ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में, आपको तो हम कहीं नहीं ले जाएंगे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोगों को आज भी हुआ लगता है कि क्वारंटीन होने का मतलब जेल में डाल देना है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि ये विचार भी लोगों के दिमाग में जरूर आता है।